नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल सेशन नंबर 45। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2। तो मैं अपने इस इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आपके लिए आज लेके आया हूँ राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पिछले सेशन में भी हमने काफ़ी बात की थी, बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि क्या चीज़ें चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और कौन कौन से आर्टिकल्स में ये आता है बेसिकली। सो उस पर हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे इसके पावर्स के बारे में कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होते हैं। सो वेलकम टू ऑल, स्टार्ट करते हैं आज का काम। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इम्पीचमेंट पे, महाभियोग, जो कि आता है आर्टिकल 61 के अंदर में। क्या है महाभियोग, देखते हैं। ये द ओनली कंडीशन फॉर इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर ऑफ प्रेसिडेंट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पीचमेंट आप तभी लागू कर पाएंगे राष्ट्रपति के ऊपर जब कोई संविधान का वायलेशन किया गया है, संविधान को किसी तरीके से वायलेट किया गया है बाय प्रेसिडेंट। तो उस केस में, उस सिनेरियो में हम इम्पीचमेंट यानी महाभियोग राष्ट्रपति के लिए लेके आएंगे। लेकिन एक खास बात यहाँ पे ये है कि जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है नहीं कि आप किसको वायलेशन कहेंगे। तो ये इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफाइन नहीं है कि वायलेशन की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद दिस प्रोसेस कैन बी स्टार्ट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो किसी भी सदन में हम इसे शुरू कर सकते हैं। मनी बिल जो होता है वो जनरली लोकसभा में पहले आता है, लोकसभा में ही आता है। सो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो भी सिर्फ लोकसभा में ही करेंगे, ये किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस इज क्वासी जुडिशियल इन नेचर एंड प्योरली लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने तौर पे अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है और प्योरली लेजिस्लेटिव है। नेक्स्ट, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स टेक्स पार्ट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये डिफरेंट था इलेक्टोरल प्रोसीजर से जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो जो इलेक्टोरल प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट लेते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्ट लेते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, तो ये मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूं समझने के लिए कि ये प्रोसेस लागू कैसे होता है। तो सबसे पहले लोकसभा में, मान लेते हैं किसी भी सदन में हो सकता है, तो हमने मान लिया लोकसभा में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति जी को। 25% ऑफ टोटल मेंबर, दैट इज 1/4 ऑफ टोटल मेंबर विल एक्सेप्ट द रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वो 25% ने अगर पास कर लिया तो उसे हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी विल पास द रेजोल्यूशन, और 2/3 से वो रेजोल्यूशन पास होगा। एंड देन लोकसभा सेंड दिस रेजोल्यूशन टू राज्यसभा, तो राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन भेजा जाएगा। उसके बाद राज्यसभा सर्व एज इन्वेस्टिगेटिव फोरम। तो अब जो राज्यसभा के पास ही आया है लोकसभा से, तो राज्यसभा यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटिव फोरम की तरह काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि जो रेजोल्यूशन आया है, जो इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं। इसमें प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो राष्ट्रपति के पास पूरे अधिकार हैं कि वो अपने आप का बचाव कर सके, अपना बचाव कर सके इसमें। एंड फाइनली इफ फाउंड गिल्टी देन प्रेसिडेंट विल इम्पीच्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस। तो अगर वो गिल्टी पाए गए तो उनको इम्पीच कर लिया जाएगा बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस। तो ये है पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये चार्ट है, कमाल का चार्ट है आपके लिए पूरा, मतलब इन वन स्नैपशॉट। एग्जाम से पहले आपको पूरी मदद मिलेगी इससे, तो पढ़िएगा जरूर। इसके बाद पावर्स पे बात करते हैं कि शक्तियां क्या है प्रेसिडेंट की शक्तियां। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट की, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है एवरी एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज टू बी टेकन इन हिज नेम। तो जो भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है वो सब के सब किसके नाम पे लेती है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद ही मे और मे नॉट मेक रूल्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है, जो कार्रवाई होती है, वो सारा का सारा जो उसका रूल होता है वो राष्ट्रपति या तो तैयार कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ही मेक अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ ऑफिसेज एंड कमीशंस। तो वेरियस कमीशंस को अपॉइंट करते हैं, लाइक यूपीएससी के चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, और बहुत सारे अपॉइंटमेंट करते हैं लाइक अटॉर्नी जनरल, कैग, तो इन सबके अपॉइंट करते हैं। सीक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट से जानकारी लेते रहते हैं। ही अपॉइंट्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कमीशंस। इसके बाद ही अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज। तो इंटर स्टेट काउंसिल और यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज एन शेड्यूल एरिया एंड हैज द पावर टू रिस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज।
तो वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं और उनके पास पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? तो लेजिस्लेटिव पावर्स ही समन्स एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि सदन को बुला सकते हैं या भंग कर सकते हैं लोकसभा को, ये उनमें पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं ये। ही समन्स ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन केस ऑफ डेडलॉक। तो अगर किसी बिल पे मतभेद हो जाए और वो बिल फंस जाए तो तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो जो ज्वाइंट सिटिंग है उनको बुलाने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। उनको प्रिसाइड जो है वो स्पीकर करते हैं। तो ही समन्स ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन केस ऑफ डेडलॉक, ये आता है आपका आर्टिकल 108 में। तो 108 आर्टिकल के तहत ये आपका आता है। उसके बाद ही एड्रेसेस द फर्स्ट आफ्टर एवरी फर्स्ट सेशन, यहाँ पे सेशन आना था, फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन और न्यू फ्रेश सेशन ऑफ एवरी ईयर। तो वो जो पहला जो सदन होता है, थैंक्स गिविंग जो कहते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स गिविंग दिया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट लेते हैं। ये आपका आता है आर्टिकल 87 के अंदर में। इसके बाद ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स ऑफ इन लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब यहाँ पे खास बात यह है कि जो 2 मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, ये अब हटा दिए गए हैं। इसको हटा दिया गया है बाय कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 104th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये हटा दिया गया है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो बंदे हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो अब बेसिकली जो प्रेसिडेंट है सिर्फ 12 मेंबर्स ही नॉमिनेट कर सकते हैं इन राज्यसभा ओनली। ही कंसल्ट ईसीआई ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। तो एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन में वो किसको कंसल्ट करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ही प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस एज पर आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ही लेज फॉलोइंग रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट। कैग की रिपोर्ट हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे फाइनेंस कमीशन की हो, तो वो सदन के सामने, संसद के सामने इन रिपोर्टों को पेश भी करते हैं। तो ये है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। याद रख लीजिएगा, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव हमने देख लिया, लेजिस्लेटिव हमने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स पे, वित्तीय शक्तियां। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। तो मनी बिल जो आएगा उसको रिकमेंड कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहां पे पारित किया जाता है? लोकसभा में पारित किया जाता है। ही कॉजेज यूनियन बजट दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं लेट टू द पार्लियामेंट। तो वो सदन के सामने बजट को पेश रखने का आर्टिकल 111 के तहत ये आता है, राइट। उनके पास ये शक्तियां होती हैं कि वो इसका कारण बने कि बजट को जो है सदन के सामने रखा जाए। आर्टिकल 111। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो कोई भी जो अनुदान की जो मांग होती है वो उनके रिकमेंडेशन के बिना नहीं दी जा सकती। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो 2 तरीके के फंड होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड, एक होता है कॉन्टीजेंसी, एक होता है पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है। और ये सिर्फ उसी वक्त लाया जा सकता है जब अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो, जैसे कि केरल में बाढ़ आ गया, आपदा आ गई बहुत बड़ी और तबाही मच गई, तो उस केस में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर किया जाएगा टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ केरला। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं और इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ही कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो हर 5 साल में वो वित्तीय आयोग बनाते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स की अगर बात करें तो ही रिप्रेजेंट इंडिया ऑन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स। तो वो भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर देखते हैं। ही ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं। ही ऑल्सो सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स एंड सो ऑन। International treaties and agreements done on behalf of President of India by our representative. This also subject to approval of Parliament. तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह हो रही हैं वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते हैं वो करके आते हैं। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट एक्शन है, बिजनेस है, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है कि एवरी एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज टू बी टेकन इन हिज नेम। तो यहाँ कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स के साथ वो यहाँ पे ओवरलैप करता है, राइट। इसके बाद आगे मिलिट्री पावर्स की अगर हम बात करें, जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां। तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस आर डन बाय हिम इंक्लूडिंग सीजीआई। तो सीजीआई को तो वो अपॉइंट करते हैं और जो दूसरे जजेस हैं वो ऑन द एडवाइस ऑफ सीजीआई के एडवाइस पे उनको अपॉइंट किया जाता है। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट विच इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं लेकिन वो इसको लागू करे या ना लागू करे ये बाइंडिंग नहीं है कि करना ही पड़ेगा, right. He can pardon, reprieve, respite, remission of punishment or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense under article 72। तो 72 के तहत उनके पास क्षमा करने की जो है शक्तियां भी हैं, जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, देख लेते हैं। पार्डन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से माफ कर दिया जाना।
राइट। इसके बाद कॉम्यूटेशन का मतलब होता है नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज बट टाइम रिमेन सेम। तो किसी की पनिशमेंट का नेचर चेंज कर दिया गया है लेकिन उसका समय वही रखा गया है। उसके बाद रिमिशन की समय को रिड्यूस कर दिया गया है लेकिन नेचर को रिड्यूस नहीं किया गया है। रिस्पाइट रिड्यूस द पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स लाइक प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन ऑफेंडर। तो जैसे कि सजा में कटौती करना किसी स्पेशल ग्राउंड्स पे, कि जैसे कोई महिला है उनको सजा मिली थी लेकिन वो प्रेग्नेंट है तो इस बेसिस पे उनकी पनिशमेंट को कम करना। रिप्रीव का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस, कि आपके डेथ सेंटेंस पे टेम्पररी रोक लगा दी गई है, परमानेंट नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिलिट्री पावर्स की अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं और वो वार डिक्लेयर भी करते हैं और पीस को कंक्लूड भी करते हैं। तो ये मिलिट्री पावर्स है प्रेसिडेंट के, राइट। फिर इमरजेंसी पावर्स अगर हम देखें तो हमने 3 तरीके की इमरजेंसीज देखी थी। तो आज के लिए आपका पहला सवाल कि इमरजेंसी जो है ये हमने कौन से संविधान से बोरो किया है अपने संविधान में, किस देश से हमने अपने संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस को बोरो किया हुआ है। तो 3 तरीके के इमरजेंसी के साथ वो डील करते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो ये थी इमरजेंसी पावर्स, मिलिट्री पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और साथ ही साथ इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो हमने आज देखा प्रेसिडेंट को लेके उनके पावर्स के बारे में, उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। आगे सेशन इस पे जारी रहेगा। आगे जो सेशन है मैं उसमें आपके साथ बात करूंगा उनके वीटो पावर्स के बारे में, डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में और साथ ही साथ कंपैरिजन करेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या फर्क है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम ऑल्सो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस ऑल्सो। तो हम उस पर इसको कवर अप करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, राइट। सम वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू, कीप वॉचिंग ऑन अस और सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।